हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? आई होप पढ़ाई कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोग अब चैप्टर 3 में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग आज ड्राइव करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देन समझेंगे रेजिस्टेंस क्या होते हैं और इस पे कुछ न्यूमेरिकल फार्मूले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है, तो माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। ठीक है, जनरली हमें जो रिलेशन पता है या बुक में हमने देखा, क्या लिखा, आई इज इक्वल टू एन इंटू ई ए इंटू बी डी, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, E is equal to charge on electron, A is area and BD is equal to drift velocity। ठीक है, तो ये जनरली रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हम कोई कंडक्टर मान लेते हैं, मान लिया ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये हम क्या मान लेते हैं, ये कंडक्टर है। तो मान लेते हैं भाई ये कंडक्टर, ये क्या हमने मान लिया, कंडक्टर। ये है इसका एरिया, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया कंडक्टर। कंडक्टर है तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई डाउट वाली नहीं है। तो इन कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इन कंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 की पावर 29 पर यूनिट वॉल्यूम में होते हैं। इतने 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर। इन कंडक्टर 10 की पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में। अब इस कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया। ई एक्सटर्नल अप्लाई किया और ई एक्सटर्नल की सपोज दैट ये डायरेक्शन है। अगर ई एक्सटर्नल की ये डायरेक्शन है, मतलब आयन इधर मूव कर रहे हैं, जब आयन इधर मूव कर रहे हैं तो मजबूरी है इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर चार्ज इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, जबकि करंट है वो क्या होती है, करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने एक्सटर्नल फील्ड अपना भी कर दिया। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मान लिया हमने यहाँ पे दो रीजन मान लेते हैं, एक मान लेते हैं रीजन फर्स्ट, एक रीजन मान लेते हैं सेकंड। ये रीजन क्या है, फर्स्ट मान लेते हैं, रीजन सेकंड। जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब तो रीजन फर्स्ट से भी क्रॉस होंगे और कहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे। मान लेते हैं सपोज रीजन फर्स्ट को इलेक्ट्रॉनों ने क्रॉस किया, यहां पहुंचे। ठीक है, इस रीजन से इलेक्ट्रॉनों ने क्रॉस किया, इस रीजन में पहुंच गए।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर भी पहुंच जाएंगे सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में। ठीक है, मान लिया जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, वो बीटी। इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बीटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी। तो हमने किसी कंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई की, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करे। ठीक, इसका मतलब चार्ज जो है वो यहां से यहां मूव किया। तो चार्ज किस रीजन से मूव किया, चार्ज 2 रीजन से 1 रीजन में आया। किस रीजन से, रीजन फर्स्ट से, मान लो रीजन सेकंड से रीजन फर्स्ट में आया। इलेक्ट्रॉन कहां गए, रीजन फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन रीजन सेकंड में। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाए कितना चार्ज इस रीजन से इधर आया, तो हम कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन इस रीजन के उधर रीजन में गए उतना ही चार्ज आया। ठीक है, चार्ज 2 रीजन से फर्स्ट रीजन में कितना आया, तो बेसिकली जितना ही चार्ज आएगा जितने इलेक्ट्रॉन 1 रीजन से सेकंड रीजन में। अब हम समझने के लिए मान लेते हैं कि मान लिया ये ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रीजन से गए और कहां पहुंच गए, इस रीजन में पहुंच गए। तो इतने ग्रुप ऑफ चार्ज रीजन सेकंड से आया, मान लिया इस डैश रीजन में वो पहुंच गए। ठीक है, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीजन किससे 2 to 1 फ्लो होंगे, और जो आयन है वो कहां से होंगे, 2 to 1। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो आयन की डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट। ठीक है, सो हमें क्या मालूम है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट passes from region, किस रीजन से, टू एंड रीजन, रीजन कहां, passes from रीजन फर्स्ट, मान लिया इन रीजन फर्स्ट इन टाइम dt, dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रीजन से पास करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन दैट आर इन शेडेड रीजन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रीजन फर्स्ट से यहां पहुंचेंगे, ये यहां पहुंचे और वही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे। भाई जो शेडेड रीजन से पास करेंगे उनकी क्वांटिटी और इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी होंगे दोनों की क्वांटिटी तो बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब चार्ज कितना हो गया, नाउ चार्ज पासिंग थ्रू, नाउ चार्ज पासिंग फ्रॉम किस रीजन से, फ्रॉम सेक्शन या जो भी है सेक्शन 2 किसके बराबर होगा, इन टाइम dt किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पहुंचे और उनके ऊपर चार्ज कितना, किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
तो ये dq हो जाएगा, तो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n, मान लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस निकालें, s इज इक्वल टू हो जाएगा bd इंटू dt, और अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो कितना हो जाएगा, bd dt इंटू इसका एरिया ऑफ सेक्शन कितना है, हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं bd इंटू dt इंटू a इंटू, तो हम ये भी लिख सकते हैं dq ओवर dt इज इक्वल टू n, ठीक है। तो dq इज इक्वल टू i इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि i इज इक्वल टू होता है dq ओवर dt, सो वी कैन से I is equal to NE A into BD. So there is a relation between current and drift velocity. अच्छा, BD is equal to क्या होता है, पुट द वैल्यू एट फ्रॉम प्रीवियस, क्योंकि BD is equal to होता है EB टाउ एवरेज ओवर ml, तो I is equal to कितना हो जाएगा, NE A इंटू BD EB टाउ ओवर ml, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N E स्क्वायर ए बी टाउ ए बी इंटू टाउ ओवर एम, तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू एम एल अपॉन N इंटू ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ, ठीक है। मास कांस्टेंट होगा, कंडक्टर की मास जो भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बेसिकली कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास कांस्टेंट होगा, लेंथ कांस्टेंट होगी, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर कंडक्टर में फिक्स होंगे, उनके ऊपर चार्ज क्या होगा, फिक्स होगा, ए एरिया क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का फिक्स हो जाए, टी रिलैक्सेशन टाइम वो भी फिक्स होगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं बी प्रोपोर्शनल टू, और विच इज क्या है, ओम्स, विच इज ओम्स, ठीक है। तो क्या रिलेशन है, I इज इक्वल टू NEABD, या कोई और आप बी ना करके समथिंग कुछ लोग बोलते हैं, तो वैसे तो I इज इक्वल टू NEABD, वेयर N इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन, E इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंडक्टर एंड BD इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है, ए प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस क्या है, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल which oppose the flow of charge. Resistance is a property of a material which oppose the flow of charge. मतलब जो चार्ज के फ्लो को क्या करे, अपोज करे, तो वो क्या कहलाता है,
रेजिस्टेंस कहलाता है। तो जिसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है, बी ओवर आई। आर इज इक्वल टू बी ओवर आई। और अगर यूनिट की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, ओम। और क्या बोल सकते हैं, और वोल्ट पर एम्पियर, या तो ओम, जनरली ओम्स ही, ओम में ही लिखा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चूंकि आई इज इक्वल टू क्या है, एन ई ए इंटू बी डी, एंड बी डी इज इक्वल टू क्या था, ई बी टाउ ओवर एम एल। तो क्या हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को पुट करके, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू बी डी की वैल्यू ई बी टाउ ओवर एम एल। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए बी टाउ ओवर एम एल। सो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू बी ओवर आई। आई की वैल्यू एन ई स्क्वायर ए बी टाउ ओवर एम एल। 20 बी कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम एल ओवर एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस मच। तो आर इज इक्वल टू क्या है, एम एल ओवर एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। कहां से वैल्यू, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए बी डी, एंड बी डी इज इक्वल टू क्या होता है, ई बी टाउ ओवर एम एल। ये वैल्यू हम यहां से पुट करते हैं, एन ई स्क्वायर ए बी टाउ ओवर एम एल। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर और भी। ठीक, तो आर क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू बी ओवर आई लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एम एल ओवर एन ई स्क्वायर ओवर टाउ। इन फॉर द temperature dependent, for temperature and for temperature and material dependent on temperature and material, किसको मिटाएं, और we can say R is equal to rho L over A, where rho is equal to कितनी वैल्यू हो जाएगी, m n स्क्वायर टाउ। और रो किस पे डिपेंड करेगा, दिस इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और कौन सा मटेरियल है। मान लिया हमारे पास इंसुलेटर है, तो उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और हमारे पास अगर सेमीकंडक्टर है तो उसको टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो किस कौन सा मटेरियल है ये डिपेंड करेगा और टेम्परेचर की। ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हम मटेरियल को हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मटेरियल है। अगर कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर सेमीकंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो R इज बेसिकली, या रजिस्टर जिसे बोलते हैं रजिस्टिविटी, R इज नोन एज रजिस्टिविटी।
रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, आर इज नोन एज द रजिस्टिविटी। अब कुछ एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व देखें भाई, क्या लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर, इस फार्मूले के बेस पे सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है कि कोई वायर है, मान लेते हैं इसको वायर सपोज कर लेते हैं, वायर है रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, इसकी लेंथ है एल। ये कंडीशन, ये कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसकी लेंथ है। अब इस वायर को क्या करना है, दिस वायर इज स्ट्रेच, इसको वायर को क्या कर दिया गया, स्ट्रेच कर दिया गया। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, ट्वाइस हो जाता है, स्ट्रेच टू ट्वाइस। इसका रेजिस्टेंस लेंथ है, दिस वायर इज स्ट्रेच टू ट्वाइस, इसकी लेंथ 2 टाइम्स कर। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि न्यू रेजिस्टेंस कितना। तो हर बार तो बना के दिखाएंगे नहीं ना, तो आपको समझ में आने चाहिए इस फार्मूले के बेस पे क्या है। तो देखो, वी नो दैट इनिशियल में मान लेते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं उस वायर का रेजिस्टेंस आर है, उसका लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। अब क्या हो रहा है, कंडीशन अब ये हो रही कि L इज इक्वल टू 2L हो जाए। तो जब इसको खींच दोगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, उतना ही आप हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा, A/2। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसे मान लेते हैं R1, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 2L अपॉन A/2। तो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू 4L/A। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू रो इंटू एल ओवर। तो R2 की वैल्यू कितनी आई, यहां से R1 इतना, तो चूंकि R2 हमने कितना कैलकुलेट किया, 4 रो एल ओवर, और इसकी वैल्यू कितनी है, R1 है। तो R2 इज इक्वल टू 4R। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा। कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, तो अगर हम ट्वाइस कर देंगे उसको, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। अब इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, स्ट्रेस की जगह क्या कर देते हैं, लेंथ है, वायर इज कंप्रेस्ड। ट्वाइस, ट्वाइस करें या थ्राइस कर दें, ट्वाइस ही कर देते। उसको क्या हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया ट्वाइस। क्योंकि मान लेते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये इनिशियल कंडीशन है। अब हमने उसे कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कितना कर दिया, ट्वाइस कर दिया। तो एल अब कितनी हो गई, L/2, लेंथ हाफ हो गई, एरिया कितना हो गया उसका, 2 है। ठीक है, सो आर डैश की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, आर डैश इज इक्वल टू रो एल अपॉन है। तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल कितना हो जाएगा, L/2 इंटू ए कितना हो जाएगा, 2A। तो आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रो L/4। तो क्या कैलकुलेट किया हमने, आर डैश इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया 1/4 इंटू रो एल अपॉन, और ये कितना है, ये आर है, तो आर डैश इज इक्वल टू R/4।
उसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो प्रीवियस रेजिस्टेंस का कितना होगा, 1/4। क्लियर। दो क्वेश्चन और करते हैं। इसका अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट भी देख लेते हैं क्या हो जाता है। इसको शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट, इसी सॉल्यूशन को करते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट का फार्मूला है r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r, वेयर n इज इक्वल टू LF मतलब फाइनल लेंथ अपॉन LI इनिशियल। LF इज इक्वल टू क्या है, फाइनल लेंथ, LI इज इक्वल टू क्या, इनिशियल लेंथ। तो क्या इस शॉर्टकट में वैल्यू रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो r डैश यहाँ निकाल के देखते हैं। n स्क्वायर, n की वैल्यू यहाँ कितनी, ट्वाइस। कैलकुलेट इन मत करो, ट्वाइस, थ्राइस, 5 टाइम्स जो भी है उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो 2 का स्क्वायर। कंप्रेस हो रही है मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा भैया, कंप्रेस हो रही है। तो n इज इक्वल टू यहां से लिखे L/2 इंटू एल, तो हो जाएगा 1/2, यहां से आएगा n की वैल्यू, तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू r। तो r डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/4। या हम कहें कि इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। कंप्रेस की बजाय हम क्या करते हैं, स्ट्रेस्ड। 5 टाइम्स, उस लेंथ को कितना कर दिया हमने, स्ट्रेस कर दिया 5 टाइम्स। तो देन हमसे न्यू रेजिस्टेंस पूछ रहे। तो अब 5 टाइम्स हो गई तो n की वैल्यू यहां पे कितने हो जाएगी, n इज इक्वल टू हो जाएगा 5L/L, तो हो जाएगा 5। तो r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर इंटू r। तो r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो ये शॉर्टकट से भी हम लगा सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। एक न्यूमेरिकल लगा देते हैं अच्छा वाला, और आपसे होप करते हैं कि उसी टाइप के अच्छे वाले न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करें। तो अच्छा वाला न्यूमेरिकल क्या है, इसमें क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, चेंज हो रहा है। नोट कर लें ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी या चेंज, कांस्टेंट नहीं है एरिया ऑफ क्रॉस। तो कह रहे हैं कि फाइंड रेजिस्टेंस, इस केस में क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। इस टाइप का है कोई, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। इस टाइप के किसी की, इस टाइप का कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ तो L है, इसकी रेडियस A है और इसकी रेडियस जो है वो B है। इस केस में आपसे पूछ रहे हैं इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, फाइंड द रेजिस्टेंस। तो क्या करें, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हैं। क्या मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। मान लिया ये एंगल थीटा बनाती है, ये भी कितनी हो जाएगी, तो
ए हो जाएगी तो ये वाली कितनी बचेगी, बी माइनस, या डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, बी माइनस, ये कितनी है, ये भी एल है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, तो क्या हम इसमें कोई क्या डिस्क मान लें और उस डिस्क को सॉल्व करें। मान लिया हमने कोई यहाँ पे एक कोई डिस्क मान लिया, जब भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में हम क्या करें, एक डिस्क मान लें, तो देखना पड़ेगा। तो मान लिया हमारे पास कोई ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये हमने क्या मान ली, एक डिस्क मान ली, जिसकी रेडियस, इस डिस्क की जो रेडियस है वो आर है। रेडियस क्या है इस डिस्क की, आर है, और जो भी लेंथ है डिस्क है वो कितनी मान लेते हैं, डी आर। ठीक है, सो द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट डिस्क कितना हो जाएगा, सो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ऑफ एलिमेंटल डिस्क कितना हो जाएगा, मान लेते हैं डी आर, क्योंकि आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपान में, तो ये तो रहेगा। लेंथ ये हो जाएगी आपकी डी एक्स, एरिया पाई आर। अब हमारे पास प्रॉब्लम है कि dx की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें dx की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या ये एंगल थीटा बना रहा है तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन का यूज करके। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये शॉर्ट हैंड एलॉल्व, तो कितना हो जाएगा b माइनस ए, और आधार कितना है यहाँ पे, बेस कितना है, वो कितना है l। इस केस में कंडीशन ये है कि l इज वेरी ग्रेटर देन b माइनस, तो टेन थीटा की वैल्यू हम यहां निकाल सकते हैं। तो क्या स्ट्रेट लाइन का यूज करके, क्योंकि y इज इक्वल टू कितना होता है एम एक्स प्लस सी, तो m इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y क्या आ जाएगा, x एक्सेस पे तो l है, y पे कितना क्या है, y एक्सेस पे dr है, वही तो चेंज हो रहा है। मान लेते हैं ये dr है, m की वैल्यू कितनी है, b माइनस ए ओवर l, और x कितना हो जाएगा, x ये रहेगा प्लस। तो क्या हम यहां से dx की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, तो वैल्यू निकालो भाई, कितनी हो जाएगी, b माइनस ए ओवर एल एक्स प्लस समथिंग, तो dr ओवर dx कितना हो जाएगा, dr ओवर dx, इसको x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा b माइनस ए ओवर एल। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, dx, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r, नहीं, dx इज इक्वल टू हो जाएगा l इंटू डी आर ओवर b माइनस, तो dx की वैल्यू हमने पुट कर ली, यहां पे पुट कर सकते हैं। सो डी आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रो इंटू डी एक्स मीन्स एल ओवर बी माइनस ए इंटू डी आर ओवर पाई आर। ये तो स्मॉल डिस्क की निकाली, टोटल की कितनी हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, आर नेट कितना हो जाएगा, आर नेट इंट्रीगेट कर दो, कहां से कहां इंट्रीगेट करोगे, ए टू बी, ये हो जाएगा ए टू बी डी। क्या हम अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं।
तो हमारे पास आर नेट जो हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, आर नेट इज इक्वल टू ए टू बी, और डी आर मीन्स रो इंटू एल ओवर बी माइनस ए इंटू डी आर ओवर पाई आर। जो चीज कांस्टेंट है वो सब बाहर ले लो, तो क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो रो भी कांस्टेंट होगा, लेंथ भी चेंज नहीं हो रही, बी माइनस ए भी चेंज नहीं हो रहा, और इधर पाई भी, और क्या हो जाएगा, ए टू बी डी आर ओवर आर स्क्वायर। तो कितनी हो जाएगी, आर नेट इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई बी माइनस ए, और कितना हो जाएगा ये, -1 अपान आर ए टू बी। ठीक है, तो सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, आर नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आप में रो एल ओवर पाई बी माइनस ए 1 अपान ए माइनस 1 अपान अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और बट माइनस है तो इसलिए प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो सॉल्व कर सकते हैं। अब लेक्चर को आज यहीं फिनिश करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए। लॉकडाउन अभी चल रहा है लेकिन एग्जाम होंगे, तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ढंग से पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें जो फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।